प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो एनोरेक्टल प्रैक्टिस करने वाले न्यू जो डॉक्टर्स हैं और इवन जो सफ़रर्स हैं या पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम एनोरेक्टल एनाटॉमी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ भ्रामकता होती है या जिनमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल जो भी संरचनाएं हैं, उसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो चाहे मैक्रोस्कोपिक लेवल हो। लेकिन जब बात एनोरेक्टम की आती है और पर्टिकुलर एनल मस्कुलेचर की आती है तो उस मस्कुलेचर में कुछ विशेषज्ञों के मत थोड़ा थोड़ा भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मसल्स एक साथ पाई जाती हैं और कुछ लोग उनको एक साथ जोड़ करके जो है एक यूनिट के रूप में देखते हैं और कुछ लोग उनको अलग अलग यूनिट के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विभिन्नताएं यहाँ पे मिलती हैं। हालांकि अभी के समय में MRI या इस प्रकार की इमेजिंग टेक्निक्स के डेवलप होने से इस प्रकार की जो एम्बिग्यूटी है वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं और नए जो बडिंग एनोरेक्टल सर्जन्स हैं उनको इस चीज़ की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। इस आज की चर्चा में मेरा जो मुख्य एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो है एनोकॉक्सिजल लिगामेंट। तो आइए हम इस पर शुरू करते हैं चर्चा। एनोकॉक्सिजल लिगामेंट, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनो यानी कि एनस और कॉक्सिक्स, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसको एनोकॉक्सिजल लिगामेंट कहते हैं। इसी के संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकों में दो चीज़ें और हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है एनोकॉक्सिजियल बॉडी और दूसरा है एनोकॉक्सिजियल रेफी। ये स्ट्रक्चर कुछ जगहों पर एनोकॉक्सिजल बॉडी में दोनों चीज़ों का समावेश होता है और कुछ जगह पर जो एनोकॉक्सिजल रेफी है ये दोनों तरफ की जो लिवेटर मसल्स हैं जो मुख्य रूप से स्लिंग का काम करती हैं, जिसमें कि रेक्टम को दोनों तरफ से जो है एक स्लिंग का रूप और सपोर्ट देती हैं, जो इनके बीच की जो रेफी है यानी कि यूनियन है जहाँ पे ये जुड़ते हैं दोनों और की जो लिवेटर एनाई मसल हैं, इसको एनोकॉक्सिजल रेफी कहा जाता है। और ये कुछ पुस्तकों में इस प्रकार का उल्लेख है। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है वो एनोकॉक्सिजल लिगामेंट पर रहेगा। एनोकॉक्सिजल लिगामेंट की चर्चा करने से पहले एक बार रेक्टम और एनल कैनाल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम का नीचे का भाग, जिसमें के सैक्रम और नीचे कॉक्सिक्स, जिसको के टेल बोन कहा जाता है, इसी सैक्रम की कर्वेचर को रेक्टम फॉलो करता है। सैक्रम की कर्वेचर के अनुसार ही रेक्टम इसको फॉलो करता है और आगे जाकर के ये एक एंगल पर शरीर के बाहर एनल कैनाल के रूप में बाहर आता है। तो ये मैं आपको जो सेक्शन बता रहा हूँ बॉडी का, जब हम चर्चा करते हैं तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हमारी बॉडी की, वो फेस जो हमारे हैंड हैं उनका जो पाम है वो फेसिंग फॉरवर्ड फेसिंग होता है। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो जब हम शरीर के अंदर की रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम शरीर को आगे और पीछे के दो भागों में अगर हम एक डिवाइड करते हैं तो इसको एक
कोरोनल प्लेन कहा जाता है, और राइट और लेफ्ट हाफ में अगर डिवाइड करते हैं तो इसको सजाइटल प्लेन कहा जाता है। और इसी सजाइटल प्लेन की ये पिक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंटेरो पोस्टीरियर लिथोटोमी पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से एनल कैनाल वाला स्ट्रक्चर होता है, और इस एनल कैनाल के बाहर की तरफ जो इसका लोअर मोस्ट बाउंड्री होती है, अब मैं इसके बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंस्पेक्टर और इन साइड में इंटरनल इंस्पेक्टर होता है। लेकिन इसको स्पेसिफिकली समझने के लिए हमको सैजिटल प्लेन की तरफ आना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम एनल कैनाल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे अंदर की ओर म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा के बाहर मस्कुलरिस म्यूकोजी, और उसके बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जो कि सर्कुलर कोट है मसल का, जिसको के सर्कुलर कोट है मसल का। इसके बाहर की तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एक सेप्टम के रूप में होती है, और ये सेप्टम आगे जा कर के बहुत सारी छोटे छोटे सेप्टा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एनल स्किन के साथ क्लोजली एडियर होते हैं। और जो एनल स्किन है वो इसी की वजह से हमेशा एक टाइट कंडीशन में रहती है, टाइटली एडियर्ड रहती है नीचे इंस्पेक्टर के साथ। तो बाहर की तरफ इसमें जो है वो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ तो एक सबक्यूटेनियस जो स्किन के नीचे होता है, दूसरा सुपरफिशियल, और तीसरा डीप पार्ट होता है जो कि दोनों तरफ की जो मैंने बताया यहाँ पे लिवेटर एनआई है उसके साथ फ्यूज़ होता है, बेसिकली उसके साथ जुड़ा होता है। जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर इसलिए 3 भागों में डिवाइड होता है, एक स्किन के नीचे जिसको सबक्यूटेनियस कहते हैं, उसके आगे सुपरफिशियल, और सुपरफिशियल के आगे जो है वो डीप पोर्शन जो कि लिवेटर एनआई के साथ फ्यूज हो जाता है, बेसिकली उसके साथ अटैच होता है। कुछ लोग इन दोनों को एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन हुआ। अब हम बात करके हैं इसको डिटेल में न जाने से कि एनोकॉक्सिजल लिगामेंट क्या है। बेसिकली ये जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड की बात की, अंदर की तरफ होता है एनस में जो है वो इंटरनल इंस्पेक्टर, और इसके बाहर की तरफ एक लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड होता है। उस लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड से और कॉक्सिक्स तक कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को एनोकॉक्सिजल लिगामेंट कहते हैं। ये इंटरनल इंस्पेक्टर से अटैच नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये इंटरनल इंस्पेक्टर से अटैच नहीं होता है, बल्कि उसके बाहर जो लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड है मसल का, उससे ये अटैच होता है। और यहाँ पर हम यदि एक्सटर्नल इंस्पेक्टर की बात करें तो ये सबक्यूटेनियस पोर्शन, इसके बाद सुपरफिशियल पोर्शन, इसके बाद डीप पोर्शन, और दोनों तरफ की इसकी लिवेटर स्लिंग यहाँ पे हो गई। तो अब इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं एक डिजीज़ की यहाँ पे चर्चा करता हूँ जिसको फिस्टुला इन एनो कहते हैं। फिस्टुला इन एनो बेसिकली क्या है कि ये सपोज़ एक एनल कैनाल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एनल कैनाल के नीचे वाले भाग में जो एक डेंटेट लाइन होती है उसमें छोटे छोटे क्रिप्ट होते हैं, क्रिप्ट गर्त या गड्ढे। उसमें एनल ग्लैंड्स की ओपनिंग खुलती हैं, और वहाँ से एक आप समझ लीजिए कि ऑयली कोई सिक्रीशन वहाँ पे हमेशा आता रहता है, और वो उस जगह को ऑयली रखता है ताकि वहाँ पे आसानी से जो स्टूल है वो पास हो सके। साथ ही साथ एनल कैनाल के आसपास के एरिया में कुछ फैटी एरियाज़, होलो एरियाज़ होते हैं जो कि फीकल मूवमेंट को, यानी कि स्टूल की मूवमेंट को, यानी कि जो मोशन आता है उसकी मूवमेंट को सुगम बनाते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर कई बार फिस्टुला के पेशेंट्स में प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं स्पेस में बेसिकली जो पस है वो इधर उधर ट्रैवल करती है, इसीलिए फिस्टुला को ट्रीट करना एक बार डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, और वो इन्फेक्शन इंटर इंस्पेक्टरी जो मैं एरिया है यहाँ पे सपोज ये इंटरनल इंस्पेक्टर है, ये एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के पोर्शन है, तो वो यहाँ पे इंटर इंस्पेक्टरी स्पेस में आएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करता हूँ, एनल कैनाल
और ये इसको मैं एक क्रिप्ट के रूप में ले लेता हूँ। ये मैं इंटरनल स्फिंक्टर को यहाँ पे बना देता हूँ और साथ ही साथ सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप पोर्शन जो कि लीवेटर एनाई से कनेक्ट रहता है। अब बात क्या होती है कि यहाँ से जब ये पस बनती है और पस बन करके ये इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में आ जाती है, सबसे पहला जो कलेक्शन होता है वो इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में आता है। यहाँ से इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में वो कहीं को भी जा सकती है। वो ऊपर की तरफ जब ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर जो सुपरफिशियल पोर्शन है और ये कॉक्सिक्स है सपोज यहाँ पर, इस कॉक्सिक्स से और लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड तक एक ये एनोकॉक्सिजल लिगामेंट रहता है। और यहीं पर जब हम देखते हैं जो दोनों तरफ के इस्चोरेक्टल फोसा हैं वहाँ पे एक सेप्टम होता है। इस सेप्टम के द्वारा ये इस्चोरेक्टल फोसा दो भागों में डिवाइड होता है। ऊपर वाला भाग कहते हैं लीवेटर के नीचे वाला भाग, जिसको इंफ्रा लीवेटर स्पेस कहते हैं, और ये नीचे इसके नीचे वाला भाग जो होता है ये एग्जैक्टली इस्चोरेक्टल स्पेस होता है। अब ये पस कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकती है ये इम्पोर्टेंट है। यदि ये पस सपोज करके केवल नीचे तक इस्चोरेक्टल स्पेस तक सीमित रहती है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये पस आगे जा करके और यहाँ पे एक एल्कोक्स कैनाल होती है जो कि यहाँ पे वेसल को सप्लाई करती है इस्चोरेक्टल फोसा में, जब उसके द्वारा ये नीचे की तरफ चली जाती है तो उस कंडीशन में ये पस बेसिकली इस एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के बियॉन्ड होती है, यानी कि एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के पीछे की तरफ वाले एरिया में कलेक्ट हो जाती है। अब इस एरिया का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के एरिया होते हैं। एक एरिया का नाम है डीप पोस्ट एनल स्पेस, जिसको कि पोस्टीरियर डीप स्पेस भी कहते हैं। ये दोनों एरिया को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। यदि किसी व्यक्ति को फिस्टुला का ट्रीटमेंट करना है तो वो इन दोनों स्पेस को बहुत ही मेटिकुलसली याद रखे। अब मैं इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये जो दो स्पेस होते हैं इसमें पहला है डीप पोस्ट एनल स्पेस, इसी का दूसरा नाम है पोस्टीरियर डीप स्पेस, PDS। डीप पोस्ट एनल स्पेस या पोस्टीरियर डीप स्पेस ये कैसे बनता है? देखिए, यहाँ पर एनल कैनाल है, कॉक्सिक्स है, ये मैं सजेटल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कॉक्सिक्स है, ये एनोकॉक्सिजल लिगामेंट है। एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के डिस्टल की तरफ जो स्पेस है दैट इज नोन एज सुपरफिशियल पोस्ट एनल स्पेस। ये सुपरफिशियल है, यानी कि जब एक पेशेंट लेटा होता है लिथोटोमी पोजीशन में तो लिगामेंट से बाहर की तरफ ही होता है। खड़ी हुई एनाटॉमिकल पोजीशन में ये डिस्टल यानी कि नीचे की तरफ होता है। इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। और इस एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के अंदर वाला जो स्पेस है दैट इज नोन एज डीप पोस्ट एनल स्पेस। ये सुपरफिशियल है, वो डीप पोस्ट एनल स्पेस है। और इसी डीप पोस्ट एनल स्पेस से कई बार पस ट्रैवल करके वेसल्स के थ्रू, जहाँ से, क्योंकि ये स्पेस कोई एक चारों तरफ से एनक्लोजर तो है नहीं, इसमें वेसल्स भी जाती हैं, बहुत सारे अलग चीज़ें भी होती है, ओपनिंग होती है, मसल की कुछ डायरेक्शंस होती हैं, तो उनके द्वारा फिर ये जो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लीवेटर होता है दोनों तरफ, इधर भी लीवेटर इधर भी लीवेटर, ये दोनों तरफ का है स्पेस। तो ये कई बार यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर लीवेटर को टच कर जाती है, लीवेटर प्लेट को, और कई बार उसको भी आगे एक्सटेंड कर करके ये सुप्रा लीवेटर स्पेस में भी चली जाती हैं। तो जब ये एब्सिस सुप्रा लीवेटर स्पेस में चली जाती है, इस कंडीशन में इसको ड्रेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ही मेटिकुलसली पेशेंट्स के साथ पेशेंट को समझा करके इसको ट्रीट करना होता है बेसिकली। अब मैं यहाँ पर पुनः लौटता हूँ। ये जो कॉक्सिक्स है, कॉक्सिक्स से लिगामेंट
एनल कैनाल, इंस्फिक्टर मैंने बना दिया यहाँ पे इंटरनल, और इसके बाहर ये सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल, और ये डीप जो कि लीवेटर के साथ चला जाएगा। तो यदि सपोज़ ये पस इस डीप पोस्ट एनल स्पेस में इकट्ठा हो जाती है, तो ये बहुत फेयर चांसेस हैं कि ये अपनी तरफ के जो इंफ्रा लीवेटर स्पेस है, जिसको हम इस्चोरेक्टल स्पेस भी कह देते हैं, क्योंकि इस्चोरेक्टल स्पेस सुपरफिशियल भी होता है जैसे मैंने बताया, और इंफ्रा लीवेटर स्पेस जो कि डीप इस्चोरेक्टल स्पेस भी होता है। तो यहाँ पर इसके साथ समस्या क्या होती है पस के, कि सपोज ये पस यहाँ पे चली गई, तो मैं फिर पुनः कोरोनल सेक्शन में बताता हूँ कि यदि ये पस किसी तरीके से डीप पोस्ट एनल स्पेस में जा कर के और यहाँ पे इस्चोरेक्टल स्पेस में इकट्ठा हो गई, तो ये दोनों तरफ से कम्युनिकेट होता है और ये दोनों हिप्स में चली जाती है बेसिकली। यानी कि ये दोनों इस्चोरेक्टल स्पेस या इंफ्रालिवेटर स्पेस को कम्युनिकेट कर देती है। यहाँ पे आने से इसका दूसरी तरफ भी कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अब ये हो गया पोस्टीरियर डीप स्पेस। इसी के साथ साथ एक मशहूर जो कोलोरेक्टल सर्जन हुए हैं जिनको कि कर्टनी कहा जाता है, उन्होंने भी एक स्पेस का उल्लेख किया है जिसको कि स्पेस ऑफ कर्टनी कहते हैं। तो हमें साथ साथ इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, स्पेस ऑफ कर्टनी। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, स्पेस ऑफ कर्टनी और पोस्टीरियर डीप स्पेस। तो मैंने बताया एनल कैनाल, इंटरनल स्फिक्टर, उसके बाहर की तरफ सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप पोर्शन यहाँ पे होते हैं बेसिकली। ये जो डीप पोर्शन होता है इसकी मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्पेस है दोनों इंस्पेक्टर के बीच में, ये जो दोनों इंस्पेक्टर के बीच में स्पेस है, इसको हम इंटर इंस्पेक्टरिक स्पेस कहते हैं। और एक कोलोरेक्टल सर्जन या एक एनोरेक्टल सर्जन के लिए इंटर इंस्पेक्टरिक स्पेस में मास्टरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है कि जो सबक्यूटेनियस पार्ट होता है वो बहुत ही थिन प्लेट होती है मसल की, और सुपरफिशियल भी इससे कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो डीप पार्ट है स्फिक्टर का, एक्सटर्नल स्फिक्टर का जो डीप पोर्शन है, ये थोड़ा डिप्रेस्ड होता है यहाँ पे, और क्योंकि ये साथ ही साथ जो है लीवेटर के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इस वाले स्पेस में यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, एक एरिया बन जाता है जो कि इसके स्लोप के कारण से, और ये डायरेक्टली इंटर इंस्पेक्टरिक स्पेस से कम्युनिकेट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीप स्पेस। और ये इधर वाला जो स्पेस होता है ये होता है बेसिकली सुपरफिशियल स्पेस। तो डीप स्पेस थोड़ा गहरा होता है। अब इसको अप्रोच कैसे करें, इसको अप्रोच करने का जो तरीका है, या तो हम उसको थोड़े से इसके सबक्यूटेनियस फाइबर यहाँ से हटा के एक्सटर्नल स्फिक्टर के और इंटर स्फिक्टरी स्पेस में जाके यहीं से इसको अप्रोच कर लें। एक तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ से इसकी ड्रेनेज इनएडिक्वेट होती है। क्यों इनएडिक्वेट होती है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा डीप सीटेड होता है और यहाँ से पूरा पस का ड्रेनेज नहीं हो पाता है। तो ऑल्टरनेटिवली हमारे पास जो दूसरा उपाय है इसको अप्रोच करने का, क्योंकि इसको ड्रेन करना बहुत आवश्यक है। यदि पोस्टीरियर डीप स्पेस में पस चली गई है तो वो किसी भी क्षण दोनों तरफ के इस्चोरेक्टल स्पेस में आराम से जा सकती है विदाउट एनी इशू, क्योंकि दोनों तरफ से वेसल्स कम्युनिकेट करती हैं और उन वेसल के साथ साथ ही वो पस कम्युनिकेट कर जाती है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे जो ये एनोकोक्सीजल लिगामेंट है, इस लिगामेंट के थ्रू हम इस स्पेस को अप्रोच करें। तो मेरा जो आज का उद्देश्य था वो यही बताना था कि ये जो एनोकोक्सीजल लिगामेंट है, यदि हम पोस्टीरियर डीप स्पेस में जाना चाहते हैं या स्पेस ऑफ कर्टनी में जाना चाहते हैं, तो दोनों स्पेस को अप्रोच करने के लिए हमें एनोकोक्सीजल लिगामेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा।
और एनोकॉक्सिजल लिगामेंट को मिनिमम इंजरी करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये एनल कैनाल है, इंटरनल इंस्फिक्टर और ये एक्सटर्नल इंस्फिक्टर। जो स्पेस ऑफ कर्टनी होता है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा इंस्फिक्टरिक होता है, वो दोनों इंस्फिक्टर कॉम्प्लेक्स के पीछे होता है और इसके द्वारा भी, स्पेस ऑफ कर्टनी के द्वारा भी, जैसे ये जो इधर का स्टोरेक्टल फोसा, इधर का स्टोरेक्टल फोसा और पीछे जो स्पेस ऑफ कर्टनी होता है, इसके द्वारा भी दोनों ओर के जो स्टोरेक्टल स्पेस हैं वो जुड़े होते हैं। तो अब हमें देखना ये होगा कि जो एब्सिस है क्या वो पोस्टीरियर डीप स्पेस में है या फिर स्पेस ऑफ कर्टनी के थ्रू इसमें है। इन दोनों को हमको देखना पड़ेगा। एक जो पोस्टीरियर डीप स्पेस है वो इंटर इंस्फिक्टरिक स्पेस है, जो कि स्पेस ऑफ कर्टनी है वो एक्स्ट्रा इंस्फिक्टरिक है, यानी कि इंस्फिक्टर से बाहर की ओर है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यदि हम इन दोनों कंडीशन में इन दोनों को ड्रेन करने के लिए इंटर इंस्फिक्टरिक अप्रोच इनएडिक्वेट साबित होती है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम इंटर इंस्फिक्टरिक स्पेस को कितना भी वाइड कर लें, हम कितना भी उसको फैला लें, कितना भी ड्रेन कर लें, लेकिन पोस्टीरियर डीप स्पेस की जो एब्सिस है वो इनएडिक्वेट ही ड्रेन रहती है। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, हमको एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के द्वारा ही जाना पड़ता है। एक तो तरीका ये हुआ। अब इसका क्या कोई अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है कि हम एनोकॉक्सिजल लिगामेंट को बिना टीयर किए, बिना उसके थ्रू ट्रांस लिगामेंट अप्रोच के, क्या हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। सपोज हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसमें एक स्टोरेक्टल स्पेस में एब्सिस बनी हुई है और साथ ही साथ वो एब्सिस डीप पोस्ट एनल स्पेस में, ये एनल कैनाल के पीछे वाला स्पेस है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, पेशेंट लेटी हुई पोजीशन में है, मैं यहाँ पे फर्दर बना देता हूँ। ये दोनों तरफ के स्टोरेक्टल स्पेस हैं, ये एनल कैनाल है और ये एनोकॉक्सिजल लिगामेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, हम पोस्ट एनल स्पेस या पोस्टीरियरली हम इंसिजन लगाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इस लिगामेंट को स्पेयर कर लें। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम दोनों स्टोरेक्टल की जो अप्रोच करेंगे वो इसके थोड़ा सा लेटरल साइड में करेंगे, क्योंकि इसकी जो ब्रेड्थ होती है वो ऑलमोस्ट करीब करीब जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम के आसपास की इसकी चौड़ाई होती है। तो हम उसको स्पेयर करते हुए इसके लेटरल साइड से अंदर की तरफ जा कर के इस स्टोरेक्टल स्पेस को ड्रेन कर सकते हैं। दोनों स्टोरेक्टल स्पेस को ड्रेन किया जा सकता है और साथ ही साथ जो डीप पोस्ट एनल स्पेस है उसको भी हम साइड से, जब हम इन दोनों स्पेस को ड्रेन करेंगे यहाँ से, तो ये स्पेस भी ड्रेन हो जाएगा। ये एक ऑल्टरनेटिव इसका मेथड है। तो दोनों मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम ट्रांस लिगामेंट अप्रोच भी करते हैं और साथ ही साथ हम लिगामेंट को स्पेयर करते हुए दोनों स्टोरेक्टल को सेपरेटली ड्रेन करते हुए साथ ही साथ उसके डीप पोस्ट एनल स्पेस को भी ड्रेन कर देते हैं। इसमें हमें ध्यान देना ये होता है कि हम बहुत अधिक जो फाइबर्स हैं, डीप फाइबर्स एक्सटर्नल इंस्फिक्टर के, उनको डिस्टर्ब ना करें। सुपरफिशियल फाइबर्स को भी बहुत अधिक कट ना करें, केवल और केवल उनको थोड़ा सा डायलेट करके हम ये एब्सिस को ड्रेन कर सकते हैं। तो इसी कारण से आज का जो चर्चा का विषय था वो यही था कि जो एनोकॉक्सिजल लिगामेंट है इसका बहुत अधिक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है और इसके बारे में जानना, और साथ ही साथ जो पेरिएनल स्पेसिस होते हैं, नॉर्मली लगभग सभी लोग पेरिएनल स्पेसिस, स्टोरेक्टल स्पेस, इंफ्रालिवेटर स्पेस, सुप्रालिवेटर स्पेस और इवन रेट्रोरेक्टल स्पेस, उससे भी आगे, एक बार मैं नटशेल में बहुत तेज़ी से इन सारे स्पेसिस का यहाँ पे बना देता हूँ एक रेडी रीकनर के लिए। वैसे तो ये एक सेपरेट विषय है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक बना देता हूँ। अगेन सैजिटल सेक्शन में इसकी चर्चा करते हैं। सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, रेक्टम, डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। तो जो सबसे बाहर की तरफ
ये एनोकॉक्सियल लिगामेंट हम यहाँ पे मान लेते हैं टेंटेटिवली। इसके बाहर की तरफ रहेगा पोस्ट टनल, पीछे की तरफ की बात कर रहे हैं, पोस्ट टनल ये सुपरफिशियल है, इसके नीचे डीप पोस्ट टनल, फिर यहाँ पे आ जाएगी लिवेटर, इसके ऊपर वाला जो स्पेस रहेगा ये सुप्रालिवेटर, और जब एब्सिस इससे भी ऊपर चली जाएगी तो ये रेक्टम है, यहाँ पे फेशिया ऑफ वाल्डेयर होता है जो कि सैक्रम से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको रिट्रोरेक्टल कहते हैं। तो ये जो सारी रिट्रो मैंने पीछे और रेक्टल मैंने रेक्टम के पीछे वाला जो क्षेत्र है, तो इस प्रकार से ये पोस्टीरियरली जो हैं जितने भी ये सारे स्पेसिस होते हैं। साइड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इस्चोरेक्टल फोसा है ये पूरा, ये दो भागों में डिवाइड होता है एक सेप्टम के द्वारा। यहाँ पे एक सेप्टम होता है, इसके नीचे वाला जो होगा ये सुपरफिशियल इस्चोरेक्टल स्पेस, और ये वाला जो होता है इसको इंफ्रालिवेटर स्पेस भी कहते हैं, या इस्चोरेक्टल स्पेस भी यहाँ पे लिखा रहता है। दोनों मतलब ये पूरा है, ये सुपरफिशियल वाला जो सेप्टम के नीचे की तरफ है वो सुपरफिशियल, जो सेप्टम के नीचे की तरफ है वो डीप स्पेस होता है, और यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ सुप्रालिवेटर, और फिर इससे ऊपर रिट्रोरेक्टल तक ये फिस्टुला जा सकता है। ये इसका कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है। तो हमको यदि इन सब स्पेस में जाना होगा तो हमें कहीं ना कहीं एनोकॉक्सियल लिगामेंट के थ्रू ही अप्रोच करनी पड़ेगी। इंटरस्पेक्ट्रिक स्पेस में ऊपर जा कर के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लिगामेंट को कोई इंजरी न करते हुए केवल इंटरस्पेक्ट्रिक स्पेस में चले जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो लिगामेंट है ये इंटरनल स्फिक्टर तक नहीं जाता है, ये केवल लॉन्गिट्यूडिनल कोट तक ही रहता है। तो इसलिए जो इंटरस्पेक्ट्रिक स्पेस है वो पूरा फ्री होता है, उसमें कोई भी बीच में हिंड्रेंस नहीं होता है। लेकिन जब हमको डीप पोस्टनल स्पेस को अप्रोच करना पड़ता है तो हमारे सामने की समस्या होती है कि हम इंटरस्पेक्ट्रिक स्पेस से उसको पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं कर सकते। हमारे साथ ये समस्या है कि हमें उसको एनोकॉक्सियल लिगामेंट को के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यदि हम उसको स्पेयर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया हम उसके लेटरल साइड से अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ से हम दोनों स्ट्रक्चरल स्पेस को ड्रेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहीं से हम एक सिटोन या क्षार सूत्र आदि का यूज़ करके जो डीप पोस्टनल स्पेस है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा है ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, जिसमें कि एनोकॉक्सियल लिगामेंट है, जिसमें कि पोस्टीरियर डीप स्पेस या डीप पोस्टनल स्पेस और स्पेस ऑफ कर्टनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।